हेलो बच्चों, आपका दूसरे वन शॉट का टाइम हो गया और टाइम हो रहा है 2:30। और चलिए शुरू करते हैं। और अब वन शॉट होने वाला है चैप्टर नंबर 11 का। ये चैप्टर नंबर 11 जैसा कि मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड चाहिए। हाँ, ये चैप्टर नंबर 11 बहुत ही इजी चैप्टर है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है। इसके अंदर 3 ऐसे आते हैं। एक आता है ऐसे 210, एक आता है ऐसे 220 और एक आता है SQC1। अब यहां पर ऊपर में मैं अपनी वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा जिसमें मैंने सारे के सारे ऐसे किए। तो जितने भी ऐसेज हैं वो एक साथ ही हैं। तो जो चैप्टर रिवीजन चल रहा है उसमें मैं ऐसे वापस से नहीं करा रहा, सो दैट आपका टाइम ना बर्बाद हो। सो दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग ओनली दोज टॉपिक्स अदर देन द ऐसे जो है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले एथिक्स। सर, एथिक्स का मतलब क्या होता है? ये वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक आदमी का बिहेवियर गवर्न करते हैं। ये कुछ एक ऐसी हैबिट्स हैं जो एक इंडिविजुअल को अपने अंदर लानी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन कंडक्ट कि कैसे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको बोलते हैं एथिक्स। मॉरल्स और एथिक्स में क्या फर्क है? मॉरल आपको सोसाइटी देती है, उसमें जब आप अपना थॉट प्रोसेस लगाते हो तब वो एथिक्स बनता है। तो एथिक्स इज एन हैबिट टू विथस्टैंड एनी सेल्फिश मोटिव, कि सेल्फिश मोटिव को इग्नोर करते हुए, टेम्पटेशन को इग्नोर करते हुए वो चीज करो जो आपकी ऑब्लिगेशन कहती है। एक्चुअली इसी एथिक्स पर वो चीज बेस्ड है जो ऑडिटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंडिपेंडेंस। एक ऑडिटर जो एथिकली साउंड रहेगा वही इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाएगा। आपको मैं क्लास में भी दिखाता हूं। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले की न्यूज है जहां पर 2 ऑडिटर्स को आईसीआई द्वारा बैन कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स का पालन नहीं किया। व्हाट बेटर डे टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट। अब प्रोफेशनल एथिक्स का क्या मतलब है? प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है यूजिंग एथिक्स इन योर प्रोफेशनल कोर्सेज, इन योर प्रोफेशनल वेलबींग एज एन ऑडिटर। अब इससे क्या होगा सर, समझो। पहले ऑडिट की एडवांटेज समझो। ऑडिट की बेसिक एडवांटेज क्या है? कि इन्वेस्टर को आपकी बात पर भरोसा है। इंप्लॉइज को जब पता होता है ऑडिट होने वाला है तो वो चोरी चमारी नहीं करते। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स स्टेटमेंट पर भरोसा है क्योंकि ऑडिट हुआ है। लाइसेंस ग्रांट करते समय उनको भरोसा है, वर्कर को भरोसा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है? एक बार स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हैं तो इस चीज पर भी भरोसा है कि एएस का और एसए का कंप्लायंस हुआ है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो इट इनहेंसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स जो आउटसाइडर है। प्लस आप मॉरली साउंड रहोगे। प्रोफेशनल्स को एथिक्स मानना पड़ता है, उसके 2 रीजन है। एक तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में है, जैसा आईसीआई बोलता है एथिकल प्रिंसिपल मानना है, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो वो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो ये तो एक चीज है ही। दूसरा, अगर आप एथिक्स मानते हो तो उससे आपके अंदर खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है। ठीक है, और एथिकल बिहेवियर का जन्म होता है। आप एक चीज समझो, आप एक अकाउंटेंट हो, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपके इंटेंडेड यूजर्स हैं वो आपके ही इंटरेस्ट के बाद, आपके ही बेसिस पर कंपनियों में पैसा लगाते हैं। सो यू शुड बी फुलफिलिंग योर कंप्लायंस बाय मेंटेनिंग एथिकल बिहेवियर। तो बेसिकली क्या है? इंटेंडेड यूजर्स हैं। हम लोग का अकाउंटिंग प्रोफेशन है, प्रोफेशन में एथिक्स होते हैं। एथिक्स नहीं मानने से हमारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होता है और एथिक्स मानने से हमारे अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है। तो इन 9 में से आप कोई से भी 6 पॉइंटर्स उठा सकते हो, जैसे इंटेंडेड यूजर, मोरालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा प्रोफेशन दुनिया से अलग है, एथिकल बिहेवियर चाहिए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में है, नहीं मानने से डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ठीक है, ये हो गई नीड। अब ये यहां पर ना सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड अप्रोच ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ऑफ एथिक्स। सर, एथिक्स इज अ थॉट प्रोसेस। मेरे को 10 मॉरल वैल्यूज पता है, उनमें से मैं कौन सी अप्लाई करना चाहता हूं, दैट इज एथिक्स। जो रूल बेस्ड अप्रोच होता है ना, वो सोचने नहीं देता। वो बोलता है जैसे मैंने बोला है वैसे ही करना है, वो रूल्स है। तो वहां पर ना मेन एथिक्स का जो क्रक्स है, जो एथिक्स का हार्ट है, स्पिरिट है, विच इज टू थिंक, उसी को अवॉइड कर देता है। तो ये बहुत ही नैरो आउटलुक है, ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स का खून कर देता है। ये बहुत ही रिजिड है क्योंकि आपको सोचने का जरिया ही नहीं मिलता। अब हो सकता है
आप रूल्स बेस्ड एथिक्स कर रहे हो, आपका रूल बोल रहा है नहीं हमको ऐसे 501 चेक करना है, इन्वेंट्री चेक करना है। अरे मेरे लिए इन्वेंट्री मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि मैं सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हूं। अगर आप अब रूल बेस्ड को फॉलो करते चले जाओगे तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो ऑडिट ओपिनियन निकल के आ रहा है ना, वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया है बेसिकली। बात ये है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये चैप्टर है, ये चैप्टर को बहुत आराम से रिवाइज 30 मिनट में किया जा सकता है। रेगुलर कोर्स में इस चैप्टर पर लगभग 3 क्लास लगती है, 2-2 घंटे की। अब अगर मैं रिविजनली लेक्चर में भी 6 घंटा बैठ के इस चैप्टर को करूं, तो कर तो मैं फिर भी दूंगा, बट मैंने आपका समय बर्बाद किया, क्योंकि जो 4 से 5 नंबर का आना है उसको मैं अगर 6 घंटा लगा के कर रहा हूं, मतलब हर घंटा का आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिल रहा है। अब रूल बेस्ड के हिसाब से मैं सही हूं, लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड के हिसाब से तो गलत हूं ना, क्योंकि एग्जाम के पहले इट इज नॉट राइट। तो प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स के स्पिरिट को हाईलाइट करता है। ये बहुत ही वाइड अप्रोच है, और ये ना यहां पर हर सिचुएशन में आपको बोलता है कि आप अपना केएसएस यूज करो, नॉलेज स्किल और एक्सपर्टाइज, केएसई, अपना केएसई यूज करो, नॉलेज, अपना स्किल और अपना एक्सपर्टाइज, केएसई यूज करो, और हर सिचुएशन को पहले इवैल्यूएट करो और फिर कंक्लूजन में आओ। अच्छा, अब व्हाट आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी। आपको अपने बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, फुल, कभी भी कोई चीज मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना बोलना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय नेग्लिजेंटली बिल्कुल नहीं रिएक्ट करना, और कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करना, पूरे ट्रूथफुल मैनर में अपना काम करना है विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को इस्तेमाल करोगे। आप कभी भी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे इन रिलेशन टू जो आपको मिल रहा है। मान लो आपको दिख रहा है क्लाइंट गलत है, क्लाइंट ने फ्रॉड किया, क्लाइंट आपको बोल रहा है भाई 2 करोड़ रुपए तेरे को भी दे देंगे, छोड़ हटा, मत डिस्क्लोज कर, ये नहीं करोगे आप। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाओ और प्रोफेशनल मैनर में काम करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ओके, नेक्स्ट आया प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल नॉलेज मेंटेन करनी है। भाई तुम एक प्रोफेशनल हो, तुमको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेलेवेंट लेजिस्लेशन, टेक्निकल नॉलेज, और बोलते ना ऐसे की नॉलेज, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, लॉ की नॉलेज एकदम सुप्रीम होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। यू आर एन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट, so your requirement of professional knowledge, professional skill, professional standards should be supreme। ठीक है, और आपको अपना काम diligently करना है, सही टाइम पर सही काम खत्म करना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो सर, यहां पर एक छोटा क्वेश्चन बनता है, ऑडिटर क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन रखता है फाइनेंस की, तो उसको एक्स कंपनी की इंफॉर्मेशन वाई कंपनी को नहीं बतानी है। उसको अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है, जिसके तहत उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करनी या किसी को भी, अनलेस, अब ये छोटा क्वेश्चन बनता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन एन ऑडिटर रिमूव कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन? एक, जब परमिटेड बाय लॉ है। दूसरा, एम्प्लॉयर खुद बोल रहा है, जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के सामने आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लाइंट को, क्लाइंट खुद बोल रहा है डेटा दे भाई उसको। या जब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, when not permitted by law, prohibited by law, प्रोफेशनल ड्यूटी है आपकी डिस्क्लोज करना, क्वालिटी कंट्रोल का चेक हो रहा है आपके ऊपर, तो आप क्लाइंट के बारे में बताओगे। और परमिटेड बाय लॉ या रिक्वायर्ड बाय लॉ, गीता पर हाथ रख के कसम खा रहे हो, तब तो क्लाइंट के बारे में बोलना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर। देखो सर, अमेंडमेंट्स आएंगी लॉ में, कानून चेंज होगा, ठीक है, हमको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको पता होगा, लेकिन सर मेरे को नहीं पता, तो गलत है। आप प्रोफेशनल हो, आपका बिहेवियर ये डिमांड करता है, आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको चीजें पता होंगी। अभी नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, ठीक है, अभी परसों दिन मेरे को एक आदमी मिला, मेरे को सीधा पूछता है कि भाई ये नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या लगता है, क्या क्या चीजें चेंज हो रही। अब मैं उसको वहां ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो लॉ पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता। आई शुड नो, बिकॉज वॉट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी इज कि मेरे नाम के आगे सीए लगा है, सो आई शुड बी नोइंग इट।
ये एक डीम्ड बात है कि उसको ये चीज लग रही है कि इसको तो पता ही होना चाहिए बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि इसको पता तो हो गई, ठीक है, इसको पता तो हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता इसको ना पता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ही शुड बी नोइंग, ही शुड बी नोइंग। He should be knowing. ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब आया इंडिपेंडेंस। सर एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट तो रहना है, ये तो भैया अगर आपने ऑडिटिंग की बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी हो, ठीक है, उसमें भी बोलता है दैट द ऑडिटर नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट विद द व्यू टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द सेम। तो इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस मतलब बायसनेस नहीं होना चाहिए, मैं किसी से भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस दो तरीके का है, एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मैं यहां पर इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी के भी ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी, प्लस मेरे अपीयरेंस से भी ऐसा ही दिखना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। मतलब मुझे देखो सर, आप जो ओपिनियन दे रहे हो, जो बता रहे हो एंटिटी के बारे में, उससे एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, उससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको फर्क किसको पड़ रहा है? थर्ड पार्टी को। तो अगर वो थर्ड पार्टी की नजर में ही आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर आपके ओपिनियन का फायदा क्या? अब वो थर्ड पार्टी देख रहा है कि ऑडिटर जो है कंपनी का, वो क्लाइंट के बर्थडे पार्टी में बैठ के दारू पी के नाच रहा है बिजुरिया बिजुरिया, तो वैसे केस में तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट लग ही नहीं रहा। पर हो सकता है सर वो दिमाग में इंडिपेंडेंट, अरे तुम्हारा दिमाग फाड़ के थोड़ी ना देखने वाले हैं हम तो वही देखेंगे ना जो सामने दिख रहा है, और वो तो हमको दिख रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हारी अपीयरेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। तो याद रखना, इंडिपेंडेंस दोनों चीज को कंसिडर करता है, दैट इन द माइंड ऑल्सो यू शुड बी इंडिपेंडेंट, इन द सेम वे योर फिजिकल अपीयरेंस शुड ऑल्सो शो टू द थर्ड पार्टी दैट यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जहां पर क्लाइंट तुमको खुद कुछ ऑफर कर रहा है, क्लाइंट बोल रहा है भाई सुन, ज्यादा चीज खोज के मत निकाल, तेरे को यहीं पे काम पे रख लूंगा, ठीक है, तो ज्यादा खोज मत, तेरे को एक इंटरनल ऑडिटर का जॉब दे दूंगा, पैसे भी ज्यादा दे दूंगा। तो यहां पर आपने अपने इंटरेस्ट को अपने काम के आगे आने दे दिया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ऑडिटर ही बुक्स बना रहा है, ऑडिटर ही उनका ऑडिट कर रहा है, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अकाउंट्स भी आप खुद ही बना रहे हो, बुक कीपिंग, ऑडिट भी उनका खुद ही कर रहे हो। एडिक्वेसी थ्रेट, जहां पर आपका क्लाइंट आपको कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है और आपको पता है कि पब्लिक को ऐसा लगेगा कि आपका क्लाइंट एट फॉल्ट है। जैसे कल को अगर विजय माल्या का मैं ऑडिटर बन जाऊं, हो सकता है विजय माल्या सच्चा आदमी है जिस चीज में मेरे को बुला रहा है, हो सकता है मैं भी सच्चा हूं और मेरे को नहीं पता है कि विजय माल्या कैसा है, लेकिन बाहर वाला हर आदमी तो यही सोचेगा ना कि शांतम सर बिक गए। तो वो होता है एडुकेसी थ्रेट, जब लोगों की नजर में यू लुक एज इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट हु इज ऑलरेडी अ क्रिमिनल, सो डोंट डू दैट। फिर आता है सर फेमिलैरिटी थ्रेट, बहुत ज्यादा रिश्तेदारी बन जाती है, इसीलिए तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर 5 साल की है, बहुत ज्यादा रिश्तेदारी बन जाती है, ऑडिटर इज गेटिंग टू कंफर्टेबल विद द क्लाइंट, खाना पीना, ठीक है, हॉलीडे पर जाना, शॉपिंग पर जाना, टूर्स पर जाना क्लाइंट के साथ कर रहा है, तो इससे तो आपकी बहुत ज्यादा फेमिलैरिटी बन जाएगी ना। अब मान लो तुम जिसका ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, जिस कंपनी का, उसकी कंपनी का जो सीईओ है वो तुम्हारी बीवी का दोस्त है, अब ऐसे केस में तो फेमिलैरिटी थ्रेट आ जाएगा क्योंकि आप वो रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे रादर देन सच्चाई के बारे में, दैट क्रिएट्स दैट थ्रेट। लास्ट, इंटीमिडिएशन थ्रेट, जहां क्लाइंट आपको डराता है, थ्रेट देता है, बता देख ज्यादा खो जाना, ऑडिट फीस कम कर देंगे, उठवा लेंगे घर से, दैट इज कॉल्ड इंटीमिडिएशन थ्रेट। ठीक है, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट। अब थ्रेट है तो सेफगार्ड तो लगाना पड़ेगा कि थ्रेट से बचना कैसे। तो थ्रेट से बचने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है? ठीक है, हर टाइम
अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाओ, जितना हो सके इंडिपेंडेंट दिखाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थ्रेट औकात से ज्यादा है तो वैसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है। अगर एंगेजमेंट आपने एक्सेप्ट किया और थ्रेट है तो देखो कि आप स्टेप्स लेके थ्रेट को एलिमिनेट करने की या एकदम लीस्ट लेवल पर रिड्यूस करने की कोशिश करो। अगर आप फिर भी थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे सेफगार्ड लगाने के बाद भी, तो भाई यू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। फिर ऐसा काम करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि देखो क्या फायदा, तुम काम किए, 4 लोग के सामने नाम खराब होगा, उसके बाद अगर डिबार्ड हो गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा करो ही मत। तो पहले कोशिश करो रिड्यूस करने की सेफगार्ड लगा के। अगर रिड्यूस नहीं हो रहा, ओपिनियन पर फर्क पड़ रहा है, तो भैया विड्रॉ कर लो, बेस्ट है, ठीक है। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? ये बहुत बढ़िया है सर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब क्या है? ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, वन शॉट हो रहा है क्यों हो रहा है, रात को रिकॉर्डेड हो रहा है क्यों हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि ऑडिटर कंपनी में घुसेगा पहले ही मान लेगा क्लाइंट तो चोर है। क्लाइंट सच्चा है या झूठा है वो तो पता है एविडेंस के बाद चलेगा। ऑडिटर बोल रहा है मैं तो कुछ भी मानने के लिए रेडी हूं कि आप सच्चे हो आप झूठे हो, मैं सब मान लूंगा, आप बस एविडेंस दिखाओ। सो व्हेन एन ऑडिटर मेंटेन्स अ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का आउटलुक ना, उससे बहुत फायदा होता है। क्या? अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है ना, या कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, कंपनी ने आज तक कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं किया, अचानक से कर रही है, तो इसको ओवरलुक करने का चांस बहुत कम होता है। एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ओवरलुक करने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। या ओवर जनरलाइजिंग का चांस बहुत कम होता है। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजंस फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या है? अब अगर मैं क्वेश्चनिंग माइंड नहीं रखूंगा ना, तो मैं बहुत आराम से चीजों पर भरोसा कर लूंगा, ठीक है। इतने आराम से जिस चीजों पर मेरे को विश्वास नहीं है मैं ऐसे ही विश्वास कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड ओवर जनरलाइजिंग। जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ यार इसमें क्या ही गलत होगा, यू शुड नॉट डू दैट, क्योंकि असली गलती वहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हो ना, आपका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट खराब हो जाए। ज्यादा भरोसा करना भी गलत है और बिल्कुल भरोसा करना भी गलत है। यू शुड हैव, बिल्कुल भरोसा ना करना भी गलत है। यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। कोई हो रहा है, कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद इसका ऐसे 210 है, 220 है, SQC1 है, उसका लिंक मैं यहां पर लगा देता हूं, यहां से आप इसको देख लेना। अदर देन ऐसे इस टॉपिक में ये था। ओके, डन।